Hi everyone, this is थर्ड पार्ट ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। और इस थर्ड पार्ट में हम लोग डील करेंगे एक्सेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन में। अब ये एक्सेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन क्या है, तो ये एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तक हमने जितना भी जॉइंटेड कनेक्शन देखा था वो कॉन्सेंट्रिक था, लेकिन अब ये एक्सेंट्रिक आया। अब कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक कनेक्शन क्या होता है, तो आप इस फिगर को गौर से देखिए। इस फिगर में क्या है, इस बोल्टेड ग्रुप का जो सीजी है वो ये है, और इस सीजी को अगर एक्सटेंड करेंगे एक इमेजिनरी लाइन से, तो ये जिस प्लेट में ये फोर्स पी लग रहा है उसी के सेम लाइन में ये फोर्स भी लग रहा है। तो ये एक प्रकार का कॉन्सेंट्रिक कनेक्शन हो गया। मतलब जो लोड पास कर रहा है वो वोल्टेज ग्रुप के सीजी से पास कर रहा है, तो इसी कनेक्शन को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक कनेक्शन। और यदि ये लोड कहीं यहाँ लग रहा होता, सपोज डैट ये लोड यहाँ लग रहा होता, तो इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच और इस फोर्स के बीच एक एक्सेंट्रिसिटी होता, और इसी को कहते हैं हम एक्सेंट्रिक वोल्टेज कनेक्शन। तो इसका दो केस है। सबसे पहला केस जो हमारा है एक्सेंट्रिक वोल्टेज कनेक्शन का, उस बोल्ट पे यदि तो या डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा होगा या ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा होगा। ओके, डायरेक्ट स्ट्रेस और ट्विस्टिंग मोमेंट। और दूसरा केस है कि बोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। में डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा होगा, दोनों के केस में डायरेक्ट स्ट्रेस कॉमन है, बट ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट अलग अलग है। तो इसी दोनों केस को हम लोग डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। डायरेक्ट फोर्सेस पासेस थ्रू, सॉरी, इसमें डायरेक्ट फोर्स जो पास कर रहा है वो सीजे से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ जॉइंट से पास कर रहा, वही लिखा हुआ है। अब यहाँ से बात करना शुरू करते हैं हम केस नंबर फर्स्ट की, मतलब डायरेक्ट फोर्स और ट्विस्टिंग मोमेंट की। ओके, तो हम यहाँ से देखते हैं कि एक आई सेक्शन का कॉलम था, एक आई सेक्शन का कॉलम था जो कि कुछ इस प्रकार से है, और इस पे लोड आ रहा था पी अमाउंट का, और ये एक ब्रैकेट है, ये इसका हम कह सकते हैं कि फ्रंट व्यू है। दिस इज द फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू है, और ये हमारा साइड व्यू है, और ये हमारा जो आई सेक्शन दिख रहा है ये हम टॉप से देख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा टॉप व्यू। तो इस फिगर को हम ध्यान से देखते हैं कि ये हमारा कॉलम था, ये हमारा एक प्रकार का कॉलम है, इसमें फोर्स इस ब्रैकेट पी पे लग रहा है। तो जब हमारा फोर्स ब्रैकेट पी पे लग रहा है, और अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये रिवेटेड कनेक्शन का सीजी यहाँ लाई कर रहा है, रिवेटेड कनेक्शन का जो हमारा सीजी है वो कुछ यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ ये हमारा सीजी है रिवेटेड कनेक्शन का। तो इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन में और इस रिवेटेड बोल्ट के सीजी में एक क्या है, एक्सेंट्रिसिटी आ रहा है, जो एक्सेंट्रिसिटी बेंडिंग मोमेंट का काम करेगी यहाँ पे। तो यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं कि इस फोर्स का एक तो इफेक्ट ये आएगा कि इस सीजी पे एक डायरेक्ट फोर्स आएगा, और इस डायरेक्ट फोर्स और इस फोर्स के बीच एक एक्सेंट्रिसिटी काम करेगा, जो जिसका अमाउंट होगा ई अमाउंट का। और इस फोर्स और इस एक्सेंट्रिसिटी के कारण यहाँ एक मोमेंट डेवलप करेगा जो कि एम अमाउंट का मोमेंट होगा, और पी उसका वैल्यू पी इंटू ई होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारा है एक्सेंट्रिक वोल्टेज कनेक्शन। अगर हम उसकी एक्सिस की बात करें, तो ये हमारा अगर टॉप व्यू में हम देखें तो ये हमारा आई सेक्शन है, और इसमें ये ब्रैकेट कनेक्टेड है। और अगर हम टॉप व्यू से बात करें तो ये हमारा जेड जेड एक्सिस है, ये वाई वाई एक्सिस है। तो उसी क्रम में हमारा ये इस डायरेक्शन में होगा जेड जेड एक्सिस, लेकिन ये जो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा वाई वाई एक्सिस हो जाएगा। और हम इसमें अगर बात करें साइड व्यू की, तो साइड व्यू में ये तो वाई वाई डायरेक्शन होगा ही, लेकिन ये डायरेक्शन एक्स एक्स हो जाएगा।
ओके। और ये हमारा 6 नंबर ऑफ बोल्ट है और इसका ये CG है। तो इस फिगर को आप आसानी से कोरिलेट पा रहे होंगे। अब ये देखिए बोल्टेड कनेक्शन है। अब इस बोल्ट को आप अपने स्क्रीन से परपेंडिकुलर देखिए कि ये इंसर्ट किया गया है। तो जब ये परपेंडिकुलर इसके इंसर्ट किया जाएगा तो ये तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस तो सेम रह जाएगा z और ये x, लेकिन इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होगा सामने परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। y एक्सिस इस बोल्ट का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। इस बोल्ट में y एक्सिस जो होगा, एक्सिस फॉर बोल्ट विल बी इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, और ये x and z will be the transverse axis। ओके। अब इस रिवेट ग्रुप में देखते हैं कि कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा। तो ये P फोर्स है, डायरेक्ट फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये डायरेक्ट फोर्स तो सभी रिवेट पे या बोल्ट पे एक्ट करेगा ही, लेकिन इस फोर्स के एक्सेंट्रिसिटी के कारण इस ब्रैकेट को ये फोर्स रोटेट करना चाहेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसको CG को अगर हम मिलाएं तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो ये क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करना चाह रहा होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस रिवेटेड ग्रुप पे या बोल्टेड ग्रुप पे दो प्रकार का फोर्स लग रहा होगा। एक तो सभी में डायरेक्ट फोर्स लग रहा होगा जिसका अमाउंट होगा P/N, मतलब नंबर ऑफ जितना भी रिवेट है और उस पर P अमाउंट का जो फोर्स लग रहा होगा। पहले यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं कि रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू नंबर फर्स्ट डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस ट्विस्टिंग। इस बेंडिंग के कारण इस रिवेट में ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप करेगा, ट्विस्टिंग मोमेंट। अब यहाँ सबसे पहला देखते हैं हम फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट लोड। फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट लोड ऑन ईच रिवेट। प्रत्येक रिवेट पे डायरेक्ट लोड के कारण कितना फोर्स आ रहा होगा, तो हम डायरेक्ट फोर्स को FA से डिनोट करते हैं। तो टोटल लोड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रिवेट, ये हो जाएगा प्रत्येक बोल्ट पे डायरेक्ट फोर्स आ रहा होगा उसका अमाउंट। तो ये हमारा ये जो ब्लू कलर का है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है P, तो ये हमारा FA, ये हमारा FA अमाउंट का हो जाएगा डायरेक्ट लोड या डायरेक्ट फोर्स। ये FA अमाउंट का हो जाएगा, ये हमारा FA अमाउंट का, सभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में FA अमाउंट का और ये भी FA अमाउंट का। तो ये FA फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट लोड सभी पे एक्ट कर रहा होगा FA अमाउंट का। ओके। अब देखते हैं कि उस बेंडिंग के कारण जो टॉर्शनल मोमेंट डेवलप करेगा प्रत्येक बोल्ट पे, उसका क्या मैग्नीट्यूड रहेगा और उसका क्या डायरेक्शन रहेगा। तो उसका डायरेक्शन जो रहेगा वो हमेशा ये जो रेडियल डिस्टेंस है, यहाँ से हम देख पा रहे होंगे, ये हमारा रेडियल डिस्टेंस अगर रिवेट 1 है ये, तो ये रेडियल डिस्टेंस को हम R1 से डिनोट करते हैं, इसको R2 से डिनोट करते हैं, इसको 3 से, मतलब यहाँ से इसके CG से ये सब डिस्टेंस है, R4 से इसको डिनोट करते हैं, इसको R5 से डिनोट करते हैं और इसको R6 से। तो ये सब रेडियल डिस्टेंस है। ओके। अब इस रेडियल डिस्टेंस से 90 डिग्री पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो होगा हमारा टॉर्सनल फोर्स ड्यू टू द ट्विस्टिंग मोमेंट। ओके। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं, ये और इस फोर्स के बीच, मतलब रेडियल लाइन के बीच और ये जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा इसके बीच 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए।
ओके, फोर्स ड्यू टू द टॉर्शनल मोमेंट, इसको डिनोट किया जाता है Ft से, तो हम इसे Ft से डिनोट करते हैं। और यहाँ इस रेडियल लाइन के 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा। अब देखिए 90 डिग्री तो ये भी है, इधर भी कर सकते हैं 90 डिग्री, लेकिन ऊपर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस मोमेंट का जो इफेक्ट आ रहा है वो क्लॉकवाइज इफेक्ट है, तो इसको इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करना चाहेगा, इसीलिए इसको हम ऊपर ना दे करके इसका डायरेक्शन नीचे देते हैं। तो हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं, यहाँ से हम जस्ट देखना शुरू करते हैं कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, और फिर इस रेडियल लाइन से इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा टॉर्शनल फोर्स का, ये 90 डिग्री पे हो जाएगा। फिर ये हमारा है, इससे 90 डिग्री हो जाएगा, फिर ये हमारा है, इससे 90 डिग्री हो जाएगा। ये फिर डाउनवर्ड नहीं होगा क्योंकि इसको रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में, और ये हमारा रेडियल डिस्टेंस R6 है, और इस दोनों के बीच ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो हम यहाँ से डिनोट करना शुरू करते हैं FA अमाउंट का, और ये ग्रीन वाला जो हो जाएगा FT अमाउंट का, मतलब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, यहाँ अलग अलग है। ये भी FT अमाउंट का टॉर्शनल फोर्स, और ये ऊपर गया है FT अमाउंट का टॉर्शनल फोर्स, और ये इधर गया है FT अमाउंट का टॉर्शनल फोर्स। तो ये टोटल का टोटल हमारा डायरेक्ट फोर्स और टॉर्शनल फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। ओके, अब यहाँ से हम बात करना शुरू करते हैं कि इस दोनों के बीच डायरेक्ट फोर्स और टॉर्शनल फोर्स के बीच जो एंगल बन रहा होगा, ये जो एंगल बन रहा होगा उसे कहते हैं थीटा। ओके, और यहाँ थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरह इस दोनों के बीच जो एंगल बन रहा होगा उसे कहते हैं थीटा, और इसको कहते हैं हम थीटा। उसी तरह ये हो जाएगा एंगल थीटा, और ये हो जाएगा एंगल थीटा, मतलब θ1 θ2, उस तरह से जनरली हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं उसको। ओके, अब ये फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट लोड ऑन ईच रिवेट। अब यहाँ से हम बात करना शुरू करते हैं फोर्स ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण कितना फोर्स आ रहा होगा रिवेट पे, तो इसको डिनोट किया जाता है FT से प्रत्येक रिवेट पे। इसका अमाउंट हो जाएगा मोमेंट का वैल्यू m था, m इंटू रेडियल डिस्टेंस RI से डिनोट करते हैं, बाय समेशन ऑफ RI का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसे हम यहाँ से अगर कुछ इस तरह से बात करें, अगर FTI मीन्स यहाँ नंबर 1 रिवेट का रख सकते हैं, नंबर 2 रिवेट का रख सकते हैं, उसी तरह 6 नंबर ऑफ रिवेट्स के लिए भी हम निकाल सकते हैं। ओके, m का वैल्यू क्या था, m इज द मोमेंट, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस P इंटू E इंटू RI बाय समेशन ऑफ RI का होल स्क्वायर, और इसे हम टॉर्शनल फोर्स कहते हैं ऑन ईच रिवेट। ओके, तो ये तो हमारा ये हो गया डायरेक्ट फोर्स P/N एंड टॉर्शनल फोर्स P इंटू E इंटू RI बाय समेशन ऑफ RI का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट हम देखना शुरू करते हैं कि ये जो समेशन ऑफ RI है ये किसके इक्वल होगा। तो ये समेशन ऑफ RI का स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर। उसी तरह ये जितना नंबर RI का वैल्यू होगा, अगर यहाँ 6 वैल्यू तक है तो यहाँ 6 हो जाएगा। ओके, और यहाँ FT जो है टॉर्शनल फोर्स हो गया, एंड एंगल बिटवीन FA मतलब डायरेक्ट फोर्स एंड टॉर्शनल फोर्स FT विल बी इक्वल टू थीटा। ओके, अब यहाँ से बात करना हम लोग शुरू करते हैं। सॉरी, यहाँ से FA एंड FT के बीच जो एंगल आ जाएगा थीटा आ जाएगा, और इस दोनों फोर्स के बीच एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा, उसको भी हम देख लेते हैं कि वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा।
ये तो हमारा था डायरेक्ट फोर्स और एक था टॉर्शनल फोर्स। अब इस दोनों के बीच एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा और उस फोर्स का हम लोग वैल्यू देखते हैं कि क्या रहने वाला है। इस FA और FT के बीच एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा जिसका कि वैल्यू होगा FR। तो FR का वैल्यू कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स ये तो हो गया, चलिए ठीक है, ये डायरेक्ट फोर्स आ गया और ये टॉर्शनल फोर्स आ गया, लेकिन इस दोनों फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट क्या रहने वाला है, वही हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स FR। तो हम यहाँ से FR का वैल्यू निकालते हैं कि FR का वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स will be equal to FR will be equal to FA डायरेक्ट फोर्स का होल स्क्वायर प्लस टॉर्शनल फोर्स FT का स्क्वायर प्लस 2 इंटू FA इंटू FT इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ये हमारा रहने वाला है रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। और ये सॉरी इसमें रूट अंडर होगा, ये हमारा रूट के अंडर होगा, रूट अंडर FA का स्क्वायर प्लस FT का स्क्वायर प्लस 2 इंटू FA FT इंटू कॉस थीटा। ओके, अब इस फॉर्मूला को देखने से हमें क्या पता चलता है कि थीटा का वैल्यू जितना कम रखेंगे उतना FR का वैल्यू ज़्यादा आएगा। मीन्स थीटा का वैल्यू जितना कम रखेंगे FR का वैल्यू उतना ज़्यादा आ जाएगा, मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स उस रिवेट या बोल्ट पे ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए वो रिवेट या बोल्ट क्रिटिकल होगा। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि कौन सा रिवेट क्रिटिकल होगा, तो जिसका थीटा का वैल्यू मिनिमम हो वो क्रिटिकल रिवेट हो जाएगा, क्योंकि उस पर रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा अमाउंट का एक्ट कर रहा होगा। अब इसको देखेंगे कि हम लोग कैसे क्रिटिकल रिवेट का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो ये नोट डाउन कर ले कि रिजल्टेंट फोर्स रिवेट पे क्या रहने वाला है या बोल्टेड कनेक्शन पे क्या रहने वाला। अब यहाँ से देखना शुरू करते हैं कि maximum resultant force occurs on the rivet or bolt which has the large radial distance r and the small angle between FA and FT। डायरेक्ट और टॉर्शनल फोर्स के बीच स्मॉल एंगल होना चाहिए और रेडियल डिस्टेंस लार्ज होना चाहिए। लेकिन इस केस में हम क्या देखते हैं, इस रिवेटेड ग्रुप के केस में, ओके, इस रिवेटेड ग्रुप के केस में देखते हैं कि यहाँ ये R2 और R5 इक्वल है, R3, R6, R1 और R4 इक्वल है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू सबसे कम किस में है, ये है, थीटा का वैल्यू इसमें सबसे कम है, 0 है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि ये रेडियल डिस्टेंस कम है, लेकिन हमारा दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। उसमें रेडियल डिस्टेंस जो है, एंगल तो कम होना ही चाहिए, स्मॉल एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, और लार्ज रेडियल डिस्टेंस होना चाहिए। रेडियल डिस्टेंस लेकिन ये R1 ज़्यादा है। ओके, तो अभी यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम कौन सा रिवेट मोस्ट क्रिटिकल रिवेट है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि ये एक कनेक्शन है हमारा जिसका कि CG ये है और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये रेडियल डिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। ओके, तो ये थ्योरी कुछ इस प्रकार से कहता है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको आप एक्सटेंड कीजिए। तो हम इस फोर्स को अगर एक्सटेंड करते हैं, तो ये हमें मिलता है। और इस प्रोजेक्टेड लाइन का या एक्सटेंडेड लाइन से जो नज़दीक का रिवेट होगा वो हमारा क्रिटिकल रिवेट हो जाएगा। तो इसके नज़दीक का रिवेट हमारा कौन सा है, रिवेट नंबर 3। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन लगा हुआ है। ये कंडीशन ये है कि एक्सटेंड द लाइन अलोंग विच फोर्स इज एक्सर्टेड। पहला स्टेप ये है कि हम जिस पे फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। ओके, स्टेप नंबर 2 कहता है फाइंड द बोल्ट विच इज क्लोजर टू द प्रोजेक्टेड लाइन। ये हमारा बोल्ट 3 जो है वो इस प्रोजेक्टेड लाइन के क्लोजर है, ठीक। But at the same time it has maximum radial distance and a smallest angle between FA and FT।
लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय में क्या होना चाहिए, रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन इस केस में रेडियल डिस्टेंस हम क्या देखते हैं, रेडियल डिस्टेंस सभी में इक्वल अमाउंट का है। आर ए विल बी इक्वल टू R1 R2 R3 सभी इक्वल अमाउंट का है, R1 R2 R3 एंड R4 इक्वल अमाउंट का है। लेकिन इस FA और FT के बीच जो डायरेक्ट फोर्स है और टॉर्सनल फोर्स है, इसके बीच जो एंगल होना चाहिए वो स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए। तो इसके बीच अगर हम देखते हैं तो ये हमारा R3 इससे क्लोजेस्ट रिवेट है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका रेडियल डिस्टेंस तो सभी में सेम है, और ये स्मॉलेस्ट एंगल इसमें बना रहा होगा, इसमें एंगल ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं इस दोनों के बीच ये कम एंगल बनाएगा, लेकिन यहाँ ये ज़्यादा एंगल बना रहा है। तो इस केस में जो हो जाएगा, हैंस रिवेट 3 इज द क्रिटिकल रिवेट। रिवेट नंबर 3 विल बी द क्रिटिकल रिवेट। रिवेट नंबर 3 क्रिटिकल रिवेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कुछ क्रिटिकल रिवेट फाउंड आउट करते हैं कि जो जिस लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसको आप एक्सटेंड कीजिए, और उस प्रोजेक्टेड लाइन से जो नियरेस्ट बोल्ट होगा वो हो जाएगा हमारा क्रिटिकल रिवेट। बट एट द सेम टाइम जो रेडियल डिस्टेंस होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, और जो एंगल बिटवीन FA एंड FT है वो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए, स्मॉलर एंगल होना चाहिए। ओके, अब ये केस नंबर 1 हमारा पूरा हो चुका है कि बोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। अब यहाँ से बात करते हैं हम, यदि बोल्ट्स सब्जेक्टेड टू द डायरेक्ट लोड एंड बेंडिंग मोमेंट, वहाँ ट्विस्टिंग मोमेंट था, अब यहाँ बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ केस अलग हो जाएगा। अब ये हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये एक I सेक्शन का कॉलम है और उसमें T सेक्शन कनेक्ट किया गया है, ये T सेक्शन कनेक्ट किया है, जिसका ये हम कह सकते हैं कि ये फ्रंट व्यू है, सॉरी ये साइड व्यू है, फ्रंट व्यू ये है। तो ये यहाँ से लिखते हैं कि ये साइड व्यू है, साइड व्यू, और ये हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू, और ये नीचे वाला जो हमारा है टॉप व्यू। टॉप से हम देखेंगे तो ये इस प्रकार से T सेक्शन कनेक्टेड दिखेगा, और ये सामने से देखते हैं तो ये 3 रिवेट ग्रुप जो कि सामने से इस प्रकार से दिखता है वो साइड से इस प्रकार से दिखेगा, और इसमें P अमाउंट का फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इस रिवेटेड ग्रुप के बीच और जो मोमेंट लग रहा होगा E अमाउंट का, ये एक्सेंट्रिसिटी E अमाउंट का यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, एक्सेंट्रिसिटी E अमाउंट का एक्ट कर रहा होगा। ओके, और इसके कारण एक क्या लगेगा, मोमेंट लगेगा, और इस मोमेंट का जो इफेक्ट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि इस पे तो डायरेक्ट लोड, अब यहाँ से एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये तो डायरेक्ट लोड लग ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक्सेंट्रिसिटी के कारण क्या लग रहा है, मोमेंट भी लग रहा है। तो डायरेक्ट फोर्स का जो इफेक्ट होता है यहाँ पे वो शियर फोर्स डेवलप करता है। तो शियर फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट लोड, डायरेक्ट लोड के कारण यहाँ शियर फोर्स डेवलप करेगा जो कि बोल्ट को शियर ऑफ करना चाहेगा। कैसे शियर ऑफ करना चाहेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस डायरेक्ट लोड का जो यहाँ पे इफेक्ट होगा, इसको बोल्ट को 2 भाग में बांटना चाहेगा, शियर ऑफ करना चाहेगा। तो ये शियर फोर्स ड्यू टू द डायरेक्ट लोड, एंड नंबर 2 इज द टेंसाइल फोर्स ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट यहाँ कैसे एक्ट कर रहा है, तो उसको देखते हैं कि यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं, कलर यहाँ से चूज करते हैं, हरा डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगा। तो यहाँ से देखते हैं कि ये अगर हमारा न्यूट्रल एक्सिस है और इस पे लोड लग रहा है, तो ये दोनों बोल्ट पे क्या लगेगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा। तो बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है इस दोनों रिवेट पे, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है, और इस टेंसाइल फोर्स को ये रिवेट काउंटरएक्ट नहीं कर रहा है, इसको ये जो आई सेक्शन का फ्लेंज है उस पे ये टोटल का टोटल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो टेंसाइल लोड आ रहा है वो रिवेट 1
अगर इसकी बात करें तो ये रिवेट रेजिस्ट कर रहा है और ये रिवेट रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला रिवेट है ये कंप्रेसिव फोर्स को तो रेजिस्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको ये दबाना चाहेगा, जब दबाएगा तो ये लूज हो जाएगा और इस कंप्रेसिव फोर्स का टोटल अमाउंट ये आई सेक्शन का जो फ्लेंज है ये रेजिस्ट करेगा। तो ये हमारा था, और ये फ्रंट व्यू में हम देख सकते हैं कि ये 6 नंबर ऑफ रिवेट कनेक्टेड है। ओके, अब इसकी बात डिज़ाइन क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो इसको कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं हम लोग। डिज़ाइन क्राइटेरिया V ऑफ एस वी बाय, इसको कहते हैं V ऑफ एस वी को फैक्टर्ड शियर फोर्स बाय डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट B ऑफ डी एस वी का स्क्वायर प्लस टीवी means factor tensile force and each rivet by design tensile strength of bolt TDB design tensile strength of the bolt। इस दोनों का जो स्क्वायर होगा वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 से इस दोनों का स्क्वायर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से बात करते हैं एक एक करके कि ये V ऑफ एस वी क्या है। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। V of SV will be equal to factored shear force in each rivet। Okay, V of DSV will be equal to design shear strength of bolt का डिजाइन shear strength, और टीवी हमारा है फैक्टर टेंसाइल फोर्स इन इच रिवेट या बोल्ट, यहाँ बोल्ट एज्यूम किए, और टी ऑफ डीवी विल बी इक्वल टू डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो ये हमारा टोटल चारों का चारों क्राइटेरिया है, और हम इसको फॉर्मूला को इम्पोर्टेंट यहाँ से कर देते हैं। इस डिज़ाइन क्राइटेरिया पे यदि बोल्ट पे डायरेक्ट फोर्स और मोमेंट एक्ट कर रहा होगा तो इस केस में हम इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का बोल्टेड कनेक्शन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि हमने बात की एक्सेंट्रिक कनेक्शन की। एक्सेंट्रिक कनेक्शन का 2 केसेस लिया हमने कि एक फर्स्ट केस में डायरेक्ट फोर्स लग रहा होगा प्लस ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा होगा, और दूसरे केस में डायरेक्ट फोर्स प्लस बेंडिंग मोमेंट लग रहा होगा। तो इस दोनों केस को हमने बड़े ही गहरे और अच्छे से हमने देखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।